हेलो एवरीवन, वेलकम हेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि हेयर एक मेंटल हेल्थ वेल बीइंग का चैनल है और ये हमारी वेबसाइट भी है। और इसके बनाने का मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस आम लोगों तक पहुंचाई जाए। और अगर उनको न सिर्फ अवेयरनेस पहुंचाई जाए बल्कि अगर उनको इलाज की ज़रूरत है तो उनको उस तक रसाई भी मुहैया किए जाए। तो इससे रिलेटेड मैं गाहे बगाहे वीडियो बनाती रहती हूँ और आज जिस टॉपिक पर वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, अभी मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी कि वो कौन सा इशू है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि आप गेस करें कि ये क्या हो सकता है। ये एक ऐसा इशू है जिसमें एक इंसान अपने आप को भूल जाता है। ऐसे नहीं भूल जाता कि मेरा नाम क्या है, ऐसे नहीं भूल जाता कि मैं रहता कहाँ हूँ। अपने आप को, अपनी ज़ात को भूल जाता है, अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है। अपनी ज़ात की कोई अहमियत नहीं रहती उस फ़र्द के लिए। उसके लिए हमेशा ज़्यादा अहमियत किसी दूसरे इंसान की होती है जिसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है। वो पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, पेरेंट्स की बच्चों के साथ भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ हो सकती है, दोस्तों की एक दूसरे के साथ हो सकती है। इस तरह की कंडीशन में होता यह है कि ये इंसान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न में स्टक हो जाता है। अगर मैं इसे उर्दू में बोलूँ तो ये ऐसे होगा कि एक इंसान के रवैये, उसकी नफ्सियात और उसके जज्बात सिर्फ़ एक इंसान के साथ जुड़े हुए होते हैं और उसको लगता है कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, या मैं जी नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगी। ये इंसान मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए वो फ़र्द क्या करता है, वो अपने आप को खो देता है। इसको अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ऐसे है कि कीपिंग समवन एल्स इन योर लाइफ वाइल लूजिंग योर सेल्फ। ये मतलब किसी और को अपनी लाइफ में रखने के लिए आप अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर दें। शादीशुदा ज़िंदगी में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, पार्टनरशिप में भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें होता है क्या है, बेसिकली ये क्या चीज़ है, अगर आप इसको गैस नहीं कर पाए हैं तो इसे हम कहते हैं को डिपेंडेंसी। को डिपेंडेंसी को उर्दू में मेरा ख़्याल है कि अपनी ज़ात की नफ़ी करना कहते हैं या फिर ख़ुद को भूल जाना भी कहते हैं। और ये इसकी बहुत ही आला किस्म की जो है वो उर्दू में ट्रांसलेशन है मेरा ख़्याल है, क्योंकि इसके जो अलामतें हैं वो यही होती हैं कि एक इंसान अपने पार्टनर के लिए उसको लगता है कि जो बंदा है, जो मुझ पे रिलाई कर रहा है, मुझे सब कुछ उसके लिए करना है, चाहे वो उसमें इमोशनली अब्यूज़ हो रहा हो, चाहे वो उसमें फ़िज़िकली अब्यूज़ हो रहा हो, चाहे वो उसमें फ़ाइनेंशली अब्यूज़ हो रहा हो। लेकिन उसे लगता है कि अगर मुझे इस बंदे की हेल्प नहीं की तो ये मुसीबत में फंसा रहेगा और इसकी हेल्प सिर्फ मैं ही कर सकती या कर सकता हूँ। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर ये बड़ी नेचर होती है कि वो केयर टेकर होते हैं, वो दूसरों का ख्याल रखते हैं और इतना ख्याल रखते हैं कि अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। और दूसरों का ख्याल रखने के वास्ते वो कभी ना नहीं कहते, वो उन्हें हमेशा लोगों को खुश करना होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि पीपल प्लीजिंग बिहेवियर होता है उनके अंदर, और इस तरह की आदतें होती हैं कि वो कभी किसी को ना नहीं कहेंगे, कभी हमेशा अगर उनकी अपनी कोई ज़रूरत है उसको पीछे कर देंगे और दूसरे की जो नीड है उसको सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी। यहाँ तक करेंगे कि इवन फाइनेंशियल नीड में भी ऐसा करेंगे या और किसी किस्म का, और अब्यूज़ भी होते रहेंगे। और इसके अलावा उनमें ये भी एक चीज़ होती है कि वो कभी अपने जज्बात का इजहार भी नहीं कर पाते, इमोशनली किस तरह से फ़ील कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि उनको डर लगा होता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें अबैंडन कर दिया जाएगा, हमें छोड़ दिया जाएगा, हमें पसंद नहीं किया जाएगा और हमारी जो है वो ज़ात को नफ़ी कर दी जाएगी, जो कि वो अपनी ज़ात के लिए ख़ुद कर रहे होते हैं। फिर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि उसमें वो अपनी सेल्फ़ केयर नहीं कर रहे होते। लेकिन जब वो इस तरह के रिलेशनशिप में एक लंबे अरसे तक रहते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि क्योंकि उन्होंने सेल्फ़ केयर तो करनी नहीं होती, अपने आप को तो प्रायोरिटाइज़ नहीं करना होता, अपने आप को तो तरजीह नहीं देनी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने अपने आप को तरजीह दी और दूसरे इंसान जो मेरा पार्टनर है उसको तरजीह ना दी, मैंने उसकी नीड की उसकी ज़रूरत को पूरा ना किया तो मैं सेल्फ़िश हो जाऊँगा या सेल्फ़िश हो जाऊँगी। ये सेल्फ़िश होना नहीं है उनके लिए, ये सेल्फ़िश होना है, लेकिन इसको हम कहते हैं सेल्फ़ लव की कमी का होना। अगर सेल्फ़ लव की कमी है तो फिर आप अपने आप को तवज्जो नहीं देंगे ना।
सेल्फ लव की कमी है तो आप अपने आप को तरजीह नहीं देंगे, आप हमेशा दूसरे इंसान को तरजीह देंगे, आप अपने आप को पीछे कर देंगे। आपको जहाँ पर अंदर से दिल से ना कहने का दिल कर रहा होगा लेकिन आप वहाँ पर भी ना नहीं कहेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ना, जब आप इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं तो रिजेंटमेंट डेवलप होना शुरू हो जाती है, रंजिश डेवलप होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे के लिए गुस्सा डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसा पैटर्न है कि इंसान इसके अंदर स्टक रहता है और वो अपने इस साइकिल को बार बार रिपीट करता रहता है। और इस साइकिल के अंदर रहते हुए उसको और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, रिलेशनशिप हमेशा तनाव का शिकार रहते हैं। लेकिन इंसान अपनी कोडिपेंडेंसी की वजह से उस रिलेशनशिप से निकल भी नहीं पाता और अपने आप को चेंज भी नहीं कर पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इंसान करता क्यों है या उसकी वजूहात क्या होती हैं। देखिए, ऐसा इंसान जब कोई बच्चा किसी डिसफंक्शनल माहौल में रहता है, डिसफंक्शनल फैमिली में पला बढ़ता है। डिसफंक्शनल फैमिली हम किस फैमिली को कहते हैं? हम डिसफंक्शनल फैमिली ऐसी फैमिली को कहते हैं जहाँ पर बाउंड्रीज़ नहीं होती, जहाँ पर रोल डिफ़ाइन नहीं होते, जहाँ पर ये रोल डिफ़ाइन नहीं होगा फादर का रोल क्या है, मदर का रोल क्या है, सिबलिंग्स का रोल क्या है। अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें दादा दादी, नाना नानी और अंकल और चाचा और चाची और दूसरे लोगों के रोल्स क्या हैं। ऐसे जहाँ पर रोल्स मिक्स होते हैं और किसी को भी दूसरों की बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं होता है, वहाँ पर उस फैमिली को हम डिसफंक्शनल फैमिली कहते हैं। जहाँ पर कुछ बात कहने की इजाज़त नहीं होती, जहाँ पर कुछ बात सुनने की इजाज़त नहीं होती, जहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बोलने की इजाज़त नहीं होती है। जैसे कि आपने सुना होगा डिसफंक्शनल सोसाइटी का, तो आपने सुना है ना कि 3 मंकी तो आपने देखे होंगे ना, जो ऐसे कहते हैं कि एक आंखों पे हाथ रखा होता है कि कुछ बुरा हो रहा है तो देखो नहीं, और कानों पे हाथ रखा होता है कि कुछ बुरा हो रहा है तो सुनो नहीं, और मुंह पे हाथ रखा होता है कुछ बुरा हो रहा है तो बोलो नहीं। ये समझ लें एक डिसफंक्शनल फैमिली है। जब बच्चे इस तरह के माहौल में घर में बड़े होते हैं तो उनमें लो सेल्फ स्टीम होती है, लो सेल्फ वर्थ होती है, उनके अंदर अपने लिए कदर ही नहीं होती, अपनी वैल्यू नहीं होती। वो अपनी वैल्यू और अपनी वैलिडेशन जो है वो रिश्तों में ढूंढते हैं, दूसरे रिश्तों में ढूंढते हैं जिनको वो घर से बाहर बनाते हैं या घर के अंदर भी बनाते हैं, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी पेरेंट्स का बच्चों के साथ। तो वो उन रिश्तों में अपनी वैलिडेशन ढूंढते हैं, उन रिश्तों में मोहब्बत ढूंढते हैं, उन रिश्तों में केयर ढूंढते हैं। और लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि उनके अपने अंदर जो है वो किस चीज़ की कमी है। वो सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ की कमी है। तो उनको तो वैलिडेशन बाहर से चाहिए क्योंकि उन्हें अंदर से मिली नहीं हुई है। तो फिर वो इस तरह से कोडिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, और वो किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए हर वो चीज़ करते रहते हैं जो उनके अपने लिए नुकसानदेह होती है, और वो उसको मोहब्बत समझते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। और वो समझते हैं कि ये तो मोहब्बत है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए, मैंने अपने हस्बैंड के लिए, मैंने अपने पार्टनर के लिए ये सब कुछ किया और अपनी नीड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ये तो मेरी मोहब्बत है, और हमेशा कर दिया और हमेशा करती रही हूँ या हमेशा करता रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी। तो ये इस तरह से वो समझते हैं कि ये तो मोहब्बत है, लेकिन ये तो मोहब्बत नहीं है। हमारे यहाँ मोहब्बत और कोडिपेंडेंसी को बहुत यूं करके ना मिक्स कर दिया गया है। कोडिपेंडेंसी में कोई बाउंड्री नहीं होती है, मोहब्बत में बाउंड्री होती है। कोडिपेंडेंसी में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होती है, केयर म्यूचुअल नहीं होती है, लव म्यूचुअल नहीं होता है। जबकि मोहब्बत में केयर भी म्यूचुअल होती है, दो एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफा होती है। मोहब्बत भी दोनों तरफा होती है, रिस्पेक्ट भी दोनों तरफा होती है। फिर मोहब्बत में बाउंड्रीज़ होती हैं, फ्रीडम होता है अपनी ज़िंदगी। यानी एक पार्टनर को अगर कोई चीज़ ये अलाउ करते हैं पार्टनर एक दूसरे को कि वो अपनी नीड को फुलफ़िल करें, वो अपनी ज़रूरियात को तरजीह दें। लेकिन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में जो बंदा आप पे रिलाई कर रहा होता है वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। अब वो कॉन्शियसली नहीं देता, अनकॉन्शियसली नहीं देता है, ये एक अलग कहानी है, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन आप कॉन्शियसली जो है या अनकॉन्शियसली रिपीट कर रहे होते हैं अपने पार्टनर को, आप अपने आप को जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे होते। मोहब्बत में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है जो कि कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में नहीं होती है, वो होती है आपका एक दूसरे का ख्याल रखना, जो कि कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में नहीं होता। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में
صرف آپ ہی ایک فرد کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس خیال رکھنے میں جو چیز آپ بھول جاتے ہیں، اپنا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈس فنکشنل فیملی میں رہ اور آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے تو ہی آپ کو ڈپینڈنٹ ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں، کسی فیملی میں ایڈکشن ہے تو ایڈکشن میں اگر کوئی فرد ہے تو اس سے ریلیٹڈ انسان بھی کو ڈپینڈنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس بندے کی ایڈکشن کو ختم کر سکتا ہے، انیبلر کا رول پلے کرتا ہے، اور جو لوگ ڈپینڈنسی میں ہوتے ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں صرف وہ کیئر ٹیکر ہیں، ہم وہ انیبلر ہیں جو ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کرنے سے ان کو کیا ملتا ہے، یا یہ سوچنے سے ان کو کیا ملتا ہے، ان کو ویلیڈیشن ملتی ہے، ان کو اپنی سیلف اسٹیم میں ایک بوسٹ ملتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہم نے کچھ اچیو کر لیا ہے، لیکن یہ کچھ اچیو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اس رویے سے وہ بندہ جو آپ پہ ریلائی کر رہا ہے اس کا بیہیویئر تو انیبل ہو رہا ہے، وہ اپنے ایک ریپیٹڈ سائیکل میں پھنسا ہوا ہے اور آپ اپنے ایک ریپیٹڈ سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ دونوں ایک سائیکل میں اسی طرح سے پھنسے رہتے ہیں until unless آپ کو اس کی اویئرنیس آ جائے۔ اور اویئرنیس کیسے آئے گی؟ اویئرنیس آئے گی کتابیں پڑھنے سے، اویئرنیس آئے گی اپنے بارے میں جانکاری کرنے سے، اویئرنیس آئے گی تھیراپی میں جانے سے۔ اویئرنیس جب آئے گی تو بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی میجیکل چیز ہو جائے گی۔ اویئرنیس جب آئے گی تو یہ ایک جرنی کی طرح آئے گی، یہ ایک سفر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ ایک جرنی ہے، یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ اس میں جب ہیلنگ کی طرف آئیں گے تو آپ کے جو اسمال سٹیپ ہوں گے آپ ان کو بھی سیلیبریٹ کریں۔ آپ کی ہیلنگ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نو کہنا شروع کر دیں۔ جب آپ نو کہیں گے، کو ڈیپینڈنٹ لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو نو کہتے ہیں، اول تو وہ کہتے نہیں ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے، لیکن جب وہ ہیلنگ کی طرف آتے ہیں اور وہ نو کہنا شروع کرتے ہیں تو ان کو گلٹ کی فیلنگ آتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ او ہو میں تو ایک برا انسان ہوں، میں نے دوسرے انسان کے ساتھ غلط کر دیا ہے، یہ تو میں سیلفش ہو گیا ہوں۔ آپ کو سیلفش ہونے کا اور سیلف لو ہونے کا جو ہے وہ فرق جاننا پڑے گا۔ سیلفش جہاں پر آپ نے اپنی نیڈ کو، اپنی ضرورت کو ترجیح دی، اس کا مطلب کہ آپ سیلفش نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے اپنے اندر محبت موجود ہے، آپ اپنے لیے بھی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت جتنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی دوسرے فرد کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ضرورت بھی ہے آپ کی کرنے کی۔ تو آپ کو جب یہ چھوٹی چھوٹی ہوگی نا وکٹریز، جیسے کبھی آپ نے نو کہا، کہیں آپ نے باؤنڈری لگائی مدد نہ کرنے کی، کہیں پر آپ نے باؤنڈری لگائی کہ اپنی سیلف کیئر کرنے کی، تو یہ چھوٹی چھوٹی اسمال وکٹریز کو آپ سیلیبریٹ کرنا شروع کریں۔ جب آپ آہستہ آہستہ ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اچھا لگنے لگے گا، آپ انجوائے کریں گے، آپ اپنا فریڈم انجوائے کریں گے، کیونکہ کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ میں فریڈم نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ آکوپائڈ ہوتے ہیں اس بندے کی سوچوں کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے، جس کے ساتھ آپ کو ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ ان میں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جیسے ہی اس بندے کو کوئی پریشانی ہونی ہے، ادھر آپ کو بھی ویسے ہی انزائٹی اور ڈپریشن ہو جانا ہے، جیسے ہی اس بندے نے خوش ہونا ہے آپ نے بھی خوش ہو جانا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نا اس بندے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، بالکل آپ کی کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر میں اردو میں کو ڈیپینڈنسی کا لفظ استعمال کروں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوگا خود کی ذات کی نفی کرنا، یعنی اپنی ذات کو بالکل ختم کر دینا، اپنا آپ نظر ہی نہیں آنا کہیں پر۔ تو جب آپ اس طرح سے اس سے باہر آئیں گے، جس میں سیلف اویئرنیس ہے، جس میں تھیراپی ہے، جس میں کتابیں پڑھنا ہے، جس میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا ہے جن میں اویئرنیس دی گئی ہے، یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو کو ڈیپینڈنسی میں ہیں یا وہاں اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان گروپس کو جوائن کرنا آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے، آپ کو کچھ بتانا ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جب ہم سے پوچھیں گے اور بتائیں گے اور بات کریں گے تو ہم انٹریکٹ کریں گے، اور جب ہم انٹریکٹ کریں گے اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی تھیراپسٹ کے پاس ہی جائیں نہ، اگر آپ نہیں جا سکتے پہلے تو آپ جائیں، لیکن اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہم لائیو سیشنز کر سکتے ہیں جس پر ہم آپ کو اور جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں گے اس کے جوابات دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لائک کریں،
اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن اور بہت سارے لوگوں تک پہنچے، اور وہ بھی یہ جو ایک سائیکولوجیکل ایموشنل اٹس اے ڈیزیز بیسیکلی، بٹ میں اس کو ڈیزیز نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ایک بیہیورل پیٹرن ہے جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس میں سے باہر نکل سکیں اور اپنے آپ سے محبت کر سکیں. تھینک یو. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے انمیشمنٹ کے اوپر. وہ بھی کو ڈیپینڈنسی سے تھوڑا سا ملتا جلتا ٹاپک ہے، بٹ اتنا زیادہ نہیں، لیکن اس ٹاپک پر بات کریں گے. اور جب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.